हाय एवरीवन, इन मूवी वर्ल्ड रिकैप आज हम देखेंगे एक जापानीज मूवी द सर्वाइवल फैमिली, जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या दुनिया विदाउट एनी टेक्नोलॉजी सरवाइव कर सकती है और क्या हो अगर बिजली 3 सालों तक गायब हो जाए। तो मूवी के लास्ट तक बने रहना। सुजुकी फैमिली के साथ मूवी स्टार्ट होती है, जिसमें 4 लोग हैं। ये सब टोक्यो शहर के अर्बन एरिया के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। मूवी की शुरुआत में इन सबको एक छोटे अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, जिसमें फादर योशियुकी सुजुकी स्नैक्स खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उनका बेटा केंजी और बेटी यूई भी अपने अपने फोन एंड कंप्यूटर डिवाइसेस पर लगे रहते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पूरी फैमिली अपने आप को हमेशा एंटरटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर निर्भर रहते हैं और मुश्किल से ही कभी कभार एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जैसा कि आज के टाइम पर हर कोई फैमिली कर ही रही है। अगली सुबह यूशी काफी ज्यादा लेट उठते हैं एंड वो देखते हैं कि उनकी अलार्म क्लॉक काम नहीं कर रही। वो हड़बड़ी से भागते हुए कमरे के बाहर आते हैं और अपनी वाइफ मित्सुई से टाइम के बारे में पूछते हैं कि क्या टाइम हुआ है। तब उन्हें पता चलता है कि कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही। साथ ही मित्सुई बताती है कि और कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस भी काम नहीं कर रहा क्योंकि बिजली चली गई है। अब यूई भी उठती है और पागलों की तरह भागकर टीवी, एसी, फोन चेक करती है और ये सब भी काम नहीं कर रहे होते। यूसी इलेक्ट्रिक कंपनी को कॉल करने को ट्राई करता है, लेकिन घर के सभी फोन बंद पड़ गए होते हैं। अब यूशी एंड बच्चे जल्दी तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं अपने अपने काम और स्कूल के लिए, लेकिन उन सबको पता चलता है कि उनकी लिफ्ट भी काम नहीं कर रही। फिर सब सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। अब यूसी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि बिजली अचानक ऐसे क्यों चली गई और भागते हुए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है, क्योंकि ये पहले से ही काफी ज्यादा लेट हो गया था। लेकिन वहाँ पहले ही चारों तरफ बहुत भीड़ जमा होती है। ट्रेन ऑफिसर आकर उन सबको इन्फॉर्म करता है कि बिजली शॉर्टेज के कारण ट्रेन नहीं चल पाएगी, तो आप लोग अगले नोटिस तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अब सब लोग और यूशी भागते हुए टैक्सी या बस पकड़ते हैं, लेकिन ये सभी इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल पावर व्हीकल ठप पड़ जाते हैं। उसी समय केंजी भी अपनी बाइसाइकिल से स्कूल जा रहा होता है और देखता है कि शहर में सभी व्हीकल्स रुक गए हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ साइकिल्स पर तो कुछ पैदल ही। यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग जिनकी कार्स भी ठप पड़ गई होती है, वो केंजी की बाइसाइकिल्स देखकर जेलस हो रहे होते हैं। अब योशियुकी आखिरकार भागते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाता है एंड देखता है कि उसके ऑफिस के दरवाजे भी नहीं खुल रहे। यहाँ तक कि उन सभी की वॉचेस भी काम नहीं कर रही होती, जो काफी ज्यादा उनको अजीब लग रहा होता है और किसी को नहीं पता होता कि क्या टाइम हो रहा है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वहीं के 2 कलीग्स ऑफिस के ग्लास डोर को तोड़ देते हैं और अंदर काम करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं था। उनके ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस काम नहीं कर रहे थे और वहाँ पूरा अंधेरा था। दूसरी तरफ मित्सुई अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलकर पावर शॉर्टेज के बारे में बातें करती है। तभी उसे पता चलता है कि सभी कैंडल्स और सामान के लिए शॉप्स की ओर भाग रहे हैं। मित्सुई ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि बिजली रात तक वापस आ जाएगी, लेकिन फिर वो अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हुए शॉप्स पर जाती है और देखती है कि ग्रोसरी शॉप्स पर सभी लोग फूड, वाटर एंड सप्लाईज के सामान को जमा कर रहे होते हैं। मित्सुई भी यही करती है और उसे पेमेंट करने के लिए एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि पेमेंट डिवाइस भी बंद हो चुके होते हैं, जिस कारण इन सबको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए काफी लोग लाइन से निकलकर एटीएम कैश लाने जाते हैं, लेकिन एटीएम भी काम नहीं कर रहे होते। योशियुकी के ऑफिस में लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल पावर शॉर्टेज नहीं है और किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। उनका बॉस उन्हें छुट्टी दे देता है क्योंकि वो बिना डिवाइसेस के यहाँ काम नहीं कर सकते। घर जाते हुए योशी एक बाइसाइकिल शॉप पर जाता है, लेकिन वहाँ प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुके होते हैं बिजली जाने के कारण। पर योशी को एक बाइक खरीदनी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। उस दिन रात को सुजुकी फैमिली एक साथ मिलकर कैंडल नाइट डिनर करते हैं। जब केंजी वॉशरूम जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका टॉयलेट और टैप्स भी काम नहीं कर रहे। यूई ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि बिजली जाने के कारण टैप्स काम करना बंद नहीं करते। अब डिनर करने के बाद ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं एज यूजुअल, लेकिन वो सब जल्दी ही बोर हो जाते हैं क्योंकि उनके फोन एंड इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता। इसलिए वो सब एक साथ बैल्कनी पर आकर तारों को देखने लगते हैं। पूरी सिटी में लाइट्स नहीं होने के कारण तारों की रोशनी से पूरी सिटी चमक रही होती है एंड पहली बार ये पूरी फैमिली एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। शायद ये पहली बार ही था। अब बिजली जाए हुए 3 दिन बीत जाते हैं और पूरा अपार्टमेंट पूरा गंदा हो जाता है। पानी ना आने के कारण ना ही बर्तन साफ होते हैं और ना ही कपड़े। बिना बिजली के लोगों का लाइफस्टाइल अचानक से एकदम बदल जाता है, सिर्फ 3 दिनों में ही। उसी दिन यूशी के ऑफिस में उनका सीनियर उन्हें काम पर आने की अब मना कर देता है और कहता है कि जब बिजली आए तभी आना, लेकिन यूशी बोलता है कि अगर हम काम पर नहीं आएंगे तो वो पैसे कहाँ से कमाएंगे। लेकिन उसका सीनियर उसे कहता है कि अब सिर्फ तुम अपनी फैमिली का ध्यान रखो और साथ ही बोलता है कि अब टोक्यो में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जल्द ही सारा फूड एंड वाटर सप्लाई खत्म होने वाले हैं। अब यूशी बाहर आता है और देखता है कि वही सीनियर अपनी फैमिली के साथ टोक्यो छोड़कर
कंट्री साइड जा रहे हैं। यूशी भी यही करने की सोचता है, लेकिन साथ ही आशा करता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बाद में मित्सुई दिखती है जो पानी लाने जा रही होती है, लेकिन उसे पूरी भीड़ के साथ वापस भेज दिया जाता है क्योंकि अब वाटर टैंक भी पूरी तरह से खाली हो चुके होते हैं। उसी दौरान यूशी भी कुछ पैसे विड्रॉ करने बैंक जाता है, लेकिन भीड़ के साथ उसे भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब पावर शॉर्टेज को 7 दिन हो चुके हैं और सभी स्टोर्स एंड शॉप पर फूड एंड सप्लाई पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऑफिस एंड स्कूल भी बंद पड़े हैं और बिजली न होने के कारण सारी की सारी फैक्ट्रियां भी ठप पड़ गई हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग टोक्यो छोड़कर कंट्री साइड की ओर जा रहे होते हैं और सुजुकी फैमिली भी यही डिसाइड करती है। अगले दिन वो अपने बैग पैक्स करके और अर्ली मॉर्निंग ही वो अपनी बाईसाइकिल्स पर निकल जाते हैं, जहाँ सब पर अपनी अपनी साइकिल्स होती है, लेकिन मित्सुई यूशी के साथ ही बैठती है। अब दिन में उन सभी को पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्राइसेस काफी हाई हो चुके होते हैं, लेकिन मित्सुई किसी तरह बार्गिंग करके कुछ सप्लाई कम प्राइस पर खरीद लेती है। अब वो रेस्ट के लिए कुछ देर तक रुक जाते हैं और फिर जल्द ही खाना खाने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और उन्होंने प्लान करा होता है कि वो सब मित्सुई के फादर के विलेज में जाएंगे, क्योंकि उनसे कहा जाता है कि फ्लाइट शायद अभी भी काम कर रही है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो काफी बड़ी भीड़ को देखते हैं, जिस कारण वो सभी निराश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑफिसर्स भीड़ को बता रहे होते हैं कि ये फ्लाइट्स अभी काम नहीं कर रही, जब लाइट आएगी तभी ये सारी फ्लाइट्स काम करेंगी। अब उनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं होता है, इसलिए उन्हें एक होटल में जाकर रुकना पड़ता है। होटल की ओनर उनकी सिचुएशन का फायदा उठाती है और उनसे काफी ज्यादा प्राइस चार्ज करती है। सुजुकी फैमिली के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो कंप्लेन नहीं करते। उसी रात यूई कहती है कि हमें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन योशियुकी उसे समझाता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि टोक्यो में वाटर एंड फूड सप्लाई खत्म हो चुकी है और उन्हें अब विलेज तक अपनी बाईसाइकिल्स पर ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन यूई एंड केंजी बाईसाइकिल पर एक बुक स्टोर जाते हैं और मैप लेकर जगह का पता लगाने लगते हैं। उसी दौरान उनके पेरेंट्स कुछ अल्कोहल की बोतल्स खरीद लेते हैं। वो फूड एंड बाईसाइकिल्स के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और कुछ ही घंटों बाद वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हीं की तरह दूसरी काफी सारे लोग कंट्री साइड जाने के लिए आए हुए होते हैं। रात को वो लोग वहीं किसी कैंप में उन्हीं की तरह कुछ ट्रैवलर्स के साथ रुकते हैं, जहाँ एक ट्रैवलर उनको पानी पीते देख उनसे कुछ पानी मांगता है, लेकिन वो उससे झूठ कह देते हैं कि ये लास्ट बोतल बची है और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो फिर सफर पर निकलते हैं और एक डार्क पैनल में पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें काफी सारी लाशें मिलती हैं, लेकिन वहीं एक ओल्ड लेडी उन्हें गाइड करके वहाँ से निकाल लेती है। अब बिजली गए हुए 16वां दिन हो जाता है। वो एक नदी किनारे रुकते हैं और अब उनके पास पानी की सिर्फ लास्ट बोतल बचती है, इसलिए मजबूरन अब यूशी को नदी का पानी डायरेक्ट ही पीना पड़ता है। अब जब वो नदी को छोड़कर जा रहे होते हैं तभी काफी बड़ा तूफान आ जाता है। उन्हें अपनी बाईसाइकिल्स को छोड़कर एक ब्रिज के नीचे शेल्टर लेना पड़ता है। जब तूफान शांत हो जाता है तो वापस वो अपनी बाइक्स के पास जाते हैं, लेकिन उनमें से केंजी की बाइक्स का टायर फट गया होता है। इसके अलावा उनके सारे कपड़े खाना पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। अब जल्दी वो किसी टाउन में पहुंचते हैं और किड्स फूड और वाटर ढूंढने के लिए अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़कर ही निकल जाते हैं। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उनको फूड मिलेगा, लेकिन पूरा स्टोर खाली होता है। केंजी अब बाईसाइकिल्स के टायर ढूंढने लगता है, लेकिन वो सारे बिक चुके होते हैं। फिर उन्हें बैटरी वाटर मिलता है जिसे पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है। यूई को कुछ कैट फूड भी मिलता है। अब वो अपने पेरेंट्स के पास वो सारा सामान लेकर वापस आ जाते हैं। यूई पहली बार कैट फूड ट्राई करती है, जो उसे खाने में काफी डिस्गस्टिंग लगता है, पर उन सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। केंजी अपने फोन कवर से टायर को फिक्स कर देता है और फिर वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कैट फूड एंड बैटरी वाटर से वो एक हफ्ते तक सरवाइव कर लेते हैं, एक कैंप ग्रुप से मिलने से पहले, जिनसे वो बिजली गए हुए के 22वें दिन मिलते हैं। कैंपस वाले उन्हें रोड साइड खरपतवार के बारे में समझाते हैं और उनकी एक नॉन डिजिटल कैमरा से पिक्चर भी लेते हैं। उनसे प्रॉमिस करते हैं कि जब पावर वापस आ जाएगी तो वो इन्हें ये फोटो सेंड कर देंगे। वो सब कुछ घंटे साथ में ही ट्रैवल करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब डे 43 वो किसी एक्वेरियम के सामने पहुंचते हैं, जहां लोग मछलियां पकड़कर उन्हें पका रहे होते हैं। सुजुकी फैमिली भी जल्दी से भागकर लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि फूड काफी लिमिटेड होता है। पर जब उनकी टर्न आती है सब कुछ बिक चुका होता है। यूशी उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कुछ खाना बच्चों के लिए दे दो, पर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। अब ये पूरी तरह से हताश होकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन फूड और पानी के ना होने के कारण ये जल्द ही थक जाते हैं और वहीं किसी खेत में रुक जाते हैं, जहाँ यूशी को मजबूरन एक इंसेक्ट खाना पड़ता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक पिग दिखता है, जिससे पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यूशी किसी न किसी तरह उस पिग को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे काटने से हिचकिचाते हैं, जबकि वो काफी भूखे भी होते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और पिग को स्लाइसेस में काट लेता है। आगे ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं टनाका हूँ।
और उन्हें पिग के साथ अपने घर चलने के लिए कहता है। फिर उन्हें फूड सर्व करता है जिसे पूरी फैमिली कुछ ही देर में सारा खत्म कर देती है। ये काफी टाइम से भूखे होते हैं। अगले एक हफ्ते तक ये टनाका के साथ रहते हैं एंड उसके अगले दिन वो विलेज तक अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 3 दिनों बाद वो एक नदी के सामने आकर रुकते हैं जहाँ वो मैप के कारण पहुँचते हैं, लेकिन वो एक ओल्ड मैप था जिस कारण वो गलत रास्ते पर पहुँच गए। उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए किसी तरह नदी को पार करना ही पड़ता है। वो किसी तरह मैनेज करके एक राफ्ट बनाते हैं और किनारे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यूशी एंड केंजी बाइसाइकिल्स लेने दोबारा राफ्ट लेकर दूसरी तरफ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और जिस कारण नदी का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे यूशी बाइसाइकिल्स के साथ बह जाता है। केंजी अपने फादर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ अपने फादर की वीग ही वापस ला पाता है और वो तीनों रोने लगते हैं क्योंकि उनको ये तक नहीं पता होता कि यूशी बचेगा भी या नहीं। कुछ ही समय बाद वो फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आज डे 94 होता है और उनके पास टनाका द्वारा दिया हुआ कुछ फूड स्टॉक भी होता है। वो ट्रेन ट्रैक से जा रहे होते हैं, तभी कुछ डॉग्स उन पर हमला कर देते हैं जिस कारण मित्सुई रोड से नीचे गिरकर घायल हो जाती है। बच्चे अपनी माँ को बचाने जाते हैं और देखते हैं कि मित्सुई का लेग बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। वो दोबारा किसी तरह ट्रैक पर आते हैं, लेकिन वही डॉग्स फिर से उन पर हमला कर देते हैं। पर इस बार पीछे से एक स्ट्रीम ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रेन इन सबको पिक करने के लिए रुक जाती है। बाहर काफी ज्यादा ठंड होती है, लेकिन फिर भी वो ट्रेन सही से काम कर रही होती है। उनमें से एक आदमी मित्सुई की चोट को पट्टी करता है और साथ ही उन सबकी हेल्प भी करता है। आगे के सीन में यूशी की बॉडी एक नदी किनारे पर दिखती है, जहाँ पता चलता है कि फॉर्चुनेटली किसी तरह ये भी बच गया और वहीं किसी ट्रैक पर आकर बैठ जाता है। तभी उसी ट्रेन की आवाज सुनाई देती है एंड वो उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्मोक टॉर्च को जलाता है और फाइनली वो ट्रेन रुकती है और वो सब वापस मिल जाते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। ट्रेन उन सबको उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है जहाँ उन्हें मित्सुई के फादर मिलते हैं पूरे 1 साल ट्रेवलिंग के बाद में वो उनके साथ ही रहने लगते हैं। अब मूवी में आगे पता चलता है कि बिजली गए हुए अब पूरे 2 साल 126 दिन बीत चुके हैं। सुजुकी फैमिली एक ब्यूटीफुल विलेज में रह रहे होते हैं जहाँ वो अपना खाना, कपड़े और बाकी का सामान खुद ही बनाते हैं। एक दिन यूकी अलार्म क्लॉक बजने से उठता है और बाकी के लोग भी, यानी बिजली अब वापस आ जाती। सभी डिवाइसेस एंड लाइट्स दोबारा काम करने लगते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि अचानक से इलेक्ट्रिक पावर वापस कैसे आ गई। एक हफ्ते बाद ये सब वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, यानी टोक्यो में, जहाँ न्यूज चैनल बता रहे होते हैं कि सन के कुछ सोलर वेव्स निकलने के कारण बिजली लगभग 3 सालों तक चली गई, लेकिन इसका रियल रीजन अभी तक कंफर्म नहीं होता। अब सुजुकी फैमिली वही पिक्चर रिसीव करते हैं जो उन स्ट्रेंजर्स ने खींची थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो मोरल ऑफ द मूवी, बिजली का इतने सालों तक गायब रहना लोगों को सिखा देता है कि हमें अपनी लाइफ में हर छोटी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमें आसानी से मिली हुई है। जैसा कि सुजुकी फैमिली जो एक दूसरे की केयर भी नहीं करते थे, वो इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दुनिया विदाउट टेक्नोलॉजी सरवाइव तो कर सकती है, लेकिन सरवाइव करने के लिए हमें एक दूसरे का साथ काफी ज्यादा जरूरी है। And guys, if you really like my explanation, then please like and do subscribe my channel, and thank you for watching.